हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसलिए अपनी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें और क्लास के साथ में यथासंभव पूरे समय तक बने रहने का प्रयास करें ताकि आप बहुत कुछ नया सीख सकें। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ में जुड़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है जो 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद में आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक अक्ष क्रोमोसोम का अभाव अर्थात 45 क्रोमोसोम की स्थिति किस रोग में होती है? देखो, बहुत अच्छी तरीके से समझना आपको, बाद में इसके आंसर तक पहुंचना है। पहले इसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। देखो, मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। 22 क्रोमोसोम जो होते, 22 जोड़े क्रोमोसोम नर तथा मादा में समान होते। तो इस प्रकार से देखो, हम इसको किस प्रकार से चेकर बोर्ड के माध्यम से लिख सकते हैं, 44 प्लस का अक्ष अक्ष और 44 प्लस का अक्ष वाई, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। बिल्कुल। अब ये क्या कह रहा है कि 45 क्रोमोसोम की स्थिति अक्ष जीरो हो रहा वहां पर। इस प्रकार से देखो, ये किस में बदल जाए, 44 प्लस अक्ष जीरो में बदल जाए तो एक डिजीज हो जाती है। वो कौन सी होती है? टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको निकालना है तो इस चेकरबोर्ड के माध्यम से आप आराम से निकाल सकते हैं कि ये किस प्रकार की डिजीज है। बिल्कुल, एक एक्स क्रोमोसोम का यदि अभाव हो जाए और फ्रेम शिफ्ट यानी क्रोमोस जो स्ट्रक्चर जो है वो 44 प्लस एक्स जीरो हो जाए तो 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे, वो कैसा डिजीज होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, यानी 44 प्लस अक्स जीरो 45 क्रोमोसोम की स्थिति टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करती है, जो महिलाओं का डिजीज होता है। आपको ध्यान रखना है ये रोग किस में होता है, महिलाओं में। तो एक नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। जल्दी जल्दी से क्लास के साथ में जुड़ो और सारे प्रश्नों के आंसर आज की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको देना है, सीखना है नया कुछ। ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर आनुवंशिक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ड्रोसोफिला फल मक्खी पर वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सटन था, बोवेरी था, मॉर्गन था, मेंडल था। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा बैठने वाला है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। इसका 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने फल मक्खी पर ड्रोसोफिला पर आनुवंशिक अध्ययन किया था। अब देखो, इसी कड़ी में हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, और 3 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यह भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का अपवाद है। क्या होता है? सहलगनता, पूर्ण प्रभाविता, समयुग्मकता या फिर विपर्यासी लक्षण। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। एकदम से दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है कि मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का अपवाद किसे माना जाता है? सहलगनता को माना जाएगा, पूर्ण प्रभाविता को माना जाएगा, समयुग्मता को माना जाएगा, विपर्यासी लक्षण को माना जाएगा। बिल्कुल, सोचने समझने और आंसर देने का निर्धारित समय 5 से 10 सेकंड अपना है। इसी में आपको सोचना भी है, समझना भी है और आंसर भी देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन, यानी लिंकेज जो होती है, सहलगनता जो होती है, वो मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का अपवाद मानी जाती है। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, और 4 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में कौन कौन सी सेसामोइड या सेसेमोइड अस्थि है? ध्यान देना, सेसामोइड अस्थि कौन सी है? पेल्विक है, पेटेला है, या फिर टेरेगोइड है, या फिर पेक्टोरल ग्रिडल है? दीजिए करेक्ट आंसर। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोट्स में अच्छी तरीके से नोट करना है इसको। कुछ शब्दावली ऐसी है जो पढ़ने में कठिन है, लेकिन वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं बच्चा, तो ध्यान से इसको पढ़ना है। सेसामोइड जो बोन्स होती है वो किस में पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, यदि आपने आज से पहले नहीं पढ़ा तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी पेटेला। और पेटेला कहाँ पर पाई जाने वाली बोन होती है? तो आपको याद रखना कि ये घुटने के अंदर पाई जाने वाली बोन होती है। बिल्कुल याद रखिएगा, पेटेला कहाँ पर पाई जाती है? घुटने में पाई जाने वाली बोन होती है। अब इसी कड़ी में हम देखो आगे बात करते हैं, ट्रोकिलियर खांच कहाँ पर पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ट्रोकिलियर खांच कहाँ पर पाई जाती है?
अल्ना में पाई जाती है, टीबिया में पाई जाती है, ह्यूमरस में पाई जाती है, फीमर में पाई जाती है। बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ट्रोक्लियर खांच कहाँ पाई जाती है? अल्ना में पाई जाएगी, टीबिया में पाई जाएगी, ह्यूमरस में पाई जाएगी, फीमर में पाई जाएगी। तो देखो ये किस में पाई जाती है? अल्ना में पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अल्ना कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको ध्यान होगा रेडियस के साथ में अल्ना पाई जाती है, जो हाथ की अस्थि होती है, टीबिया पैर की अस्थि होती है, और ह्यूमरस की यदि मैं बात करूँ तो भुजा की अस्थि होती है, और फीमर की बात करूँ तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो जांग में पाई जाती है। अब देखो इसी कड़ी में हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। डेल्टोइड खांच उपस्थित होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से नोट्स में लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। डेल्टोइड खांच उपस्थित होती है, देखो क्या कह रहा है अगला, ह्यूमरस में पाई जाती है, या इसके बाद में टीबिया फिबुला में पाई जाती है, रेडियो अल्ना या रेडियस अल्ना में पाई जाती है, या फिर फीमर में पाई जाती है। दीजिए करेक्ट आंसर। डेल्टोइड खांच उपस्थित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। डेल्टोइड खांच कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस के अंदर पाई जाती है डेल्टोइड खांच। बिल्कुल, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन की, जो 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मेंडल के वंशागति नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th क्लास से ही आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेंडल के वंशागति नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डिवरीज व सट्टन था, डिवरीज कोरेंस व बोवेरी था, सट्टन बोवेरी और वॉन सेरमक था, डिवरीज कोरेंस और वॉन सेरमक था। मेंडल के नियमों की पुनः खोज सन 1900 में हुई थी। ये आपको मैं बता देता हूँ, आपको कहीं लिखना हो तो कब हुई थी, तो 1900 के अंदर हुई थी। खोज करने वाला कौन कौन था? तो देखो हॉलैंड का था ह्यूगो डिवरीज। कौन था? हॉलैंड का ह्यूगो डिवरीज। जर्मनी का कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया का इरिक वॉन सेरमक। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1900 में मेंडल के वंशागति नियमों की पुनः खोज की थी। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक बैठेगा। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कौन कौन था। हॉलैंड का ह्यूगो डिवरीज था, जर्मनी का कार्ल कोरेंस था, और ऑस्ट्रिया का इरिक वॉन सेरमक था। ऑस्ट्रेलिया मत कर देना, ऑस्ट्रिया का इरिक वॉन सेरमक था। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 8 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। HbA1 HbA2 जीन जनक के कौन से क्रोमोसोम पर स्थित होती है? कल हम पढ़ रहे थे ये जो HbA1 जो था, HbA2 ये कौन से डिजीज के लिए था? थैलेसीमिया के लिए, हमने पढ़ा था ना थैलेसीमिया के लिए। अब ये कह रहा है कि ये कौन से क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम 15 नंबर पर, क्रोमोसोम 17 पर, क्रोमोसोम 16 पर, क्रोमोसोम 18 पर। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। HbA1 HbA2 जीन जनक के कौन से क्रोमोसोम पर स्थित होती है? तो ध्यान रखना इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम 16 के ऊपर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है? क्रोमोसोम 16 के ऊपर पाई जाती है, जो इसको निर्धारित करने वाली जीन होती है। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एक बार फिर से रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन करने वाला या प्रायोगिक प्रमाण देने वाला वैज्ञानिक कौन था? क्या कह रहा है अगला? सट्टन था, बोवेरी था, मॉर्गन था, मेंडल था। दीजिए करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन या फिर प्रमाण देने वाला वैज्ञानिक कौन था? देखता हूं कितने बच्चे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया था। अब आपको कमेंट में यह बताना है, यदि मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने वंशागति के गुणसूत्र का सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया था, तो गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? आपको कमेंट में बताना कि गुणसूत्र सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। पेशीय संकुचन के समय, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देना। पेशीय संकुचन के समय क्या बताना चाहता है अगला? पेशीय संकुचन के समय एक्टिन तंतु एक्टिन के ऊपर विसर्पित होते हैं, मायोसिन तंतु मायोसिन के ऊपर विसर्पित होते हैं, एक्टिन तंतु मायोसिन के ऊपर विसर्पित होते हैं,
या फिर मायोसिन तंतु एक्टिन के ऊपर विसर्पित होते हैं। देखो, इसको आप एक चेकर बोर्ड के माध्यम से ऐसे समझना चाहिए, पेशी कोशिका के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक एक्टिन प्रोटीन होती है, एक मायोसिन प्रोटीन होती है। इस प्रकार से देखो, इसमें देखो क्या होता है कि दो सार्कोमियर के बीच में क्या पाया जाता है, जेड बैंड पाए जाते हैं, और उनके बीच में एक्टिन और मायोसिन तंतु इस प्रकार से पाए जाते हैं। बिल्कुल, देखो इस चेकर बोर्ड से, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको हिंट देता हूं, ये मान लो कि ये एक्टिन तंतु है, तो ये भी कैसा तंतु हो जाएगा, एक्टिन, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, मायोसिन तंतु हो जाएगा। अब देखो, जैसे पेशी के अंदर संकुचन होता है तो ये जो तंतु होते हैं दोनों, ये एक दूसरे के पास में आते हैं, तो इस तंतु के ऊपर विसर्पित करने या खिसकते हैं। विसर्पित का मतलब बच्चा क्या है, यहाँ पर खिसकना है। अब आप बताओ कि इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। एक्टिन एक्टिन के ऊपर जाएगा, मायोसिन मायोसिन के ऊपर जाएगा, या फिर एक्टिन मायोसिन के ऊपर जाएगा, या फिर मायोसिन एक्टिन के ऊपर जाएगा। जब पेशी संकुचन करता है तब कौन सा तंतु कौन से तंतु के ऊपर खिसकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों याद रखना, इसी डायग्राम के माध्यम से हम बात करेंगे। ये जो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु के ऊपर खिसकते हैं, इसका मतलब ये एक्टिन तंतु है। ये कैसे तंतु है, एक्टिन, जहां ड्रॉ हो रहा है ध्यान देना, एक्टिन तंतु है। और देखो इसमें थोड़ा बात करते हैं, और ये जो अलग से कलर दिखा रहा हूं मैं, ये मायोसिन तंतु है। तो पेशी संकुचन के समय, पेशी संकुचन के समय एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु के ऊपर खिसकते हैं। चलो बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हृदय पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हृदय पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की यदि बात करें, अन्य पेशी तंतुओं की तुलना में अधिक होते हैं, अन्य पेशी तंतुओं की तुलना में कम होते हैं, अन्य पेशी तंतुओं के समान ही होते हैं, या फिर उक्त में कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। दीजिए करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या बैठने वाला है। हृदय पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो किस प्रकार से होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक तो याद रखना है, पेशी कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको सार्कोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सार्कोसोम के नाम से जानते हैं। देखो याद रखना बच्चों, पेशी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की यदि मैं बात करूं तो अन्य पेशी तंतुओं की तुलना में इसकी संख्या ज्यादा होती है। एक नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। बहुत शानदार क्वेश्चन जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, राइगर मोर्टिस क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिगर मोर्टिस या राइगर मोर्टिस क्या होता है। मृत्यु के बाद में पेशियों का संकुचन, मृत्यु के पहले पेशियों का संकुचन, ठंड के समय पेशियों का संकुचन, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइगर मोर्टिस क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार शब्द आपके सामने रखा गया। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 12 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, रिगर या राइगर मोर्टिस क्या होता है। देखो, मृत्यु के बाद में पेशियां लंबे समय तक संकुचित अवस्था के अंदर रहती हैं, जिसको राइगर मोर्टिस के नाम से जाना जाता है। एक नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मृत्यु के बाद में पेशियों का संकुचन यथावत रह जाना। कई बार आप देखते हैं कि मृत्यु के बाद में पेशियां जो होती हैं वो अकड़न पैदा कर लेती हैं, कठोर हो जाती हैं, जटिलता पैदा करती हैं। यानी कारण क्या होता है कि मृत्यु के बाद में भी पेशियों का क्या होता है, लंबे समय तक संकुचन बना रहता नहीं, कंप्लीटली यथावत संकुचन बन जाते हैं, जिसको रिगर मोर्टिस के नाम से जानते हैं या राइगर मोर्टिस के नाम से जानते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का एक नंबर ऑप्शन अपना सटीक होगा। इसी कड़ी में हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सभी विद्यार्थियों के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है और साधारण सा है, और साधारण होने के साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बच्चा क्या कह रहा है कि लाल व सफेद के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी है। देखो एक शब्द यहाँ गायब है, लाल व सफेद पुष्प के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी है। इसमें आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है, संकर होना, अप्रभावी होना, अपूर्ण प्रभावी होना, और उत्परिवर्ती होना। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। लाल तथा सफेद के संकर से उत्पन्न संतति गुलाबी है। इसमें आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। क्या सटीक ऑप्शन यहां पर बैठने वाला है। देखो देखो इसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ लेते। कैपिटल आर का क्रॉस जब हम करवा दें स्मॉल आर के साथ में, बिल्कुल। देखो ये कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाल को, और ये स्मॉल किसको कर रहा है, सफेद को। जब इसमें देखो जब गेमेट बनाते हैं तो कैपिटल आर लेते हैं इधर से, और यहाँ पर गेमेट बन जाएगा स्मॉल आर। जब क्रॉस करवा देंगे तो इस प्रकार का बन जाएगा। अब ये संतति आपके सामने दिखाई दे रही है, ये गुलाबी रंग की संतति है।
तो क्या कह रहा है अगला, संकर होगा, अप्रभावी होगा, अपूर्ण प्रभावी होगा या उत्परिवर्ती होगा। बच्चों यदि यहां पर कैपिटल आर जीन प्रभावी होता तो उत्पन्न संतति लाल रंग की होती। कैसे रंग की होती? लाल रंग की। और यदि अप्रभावी होता तो सफेद रंग की होती। तो देखो इसमें अप्रभावी तो कैंसिल हो गया, उत्परिवर्ती का मतलब नया लक्षण उत्पन्न होना हो नहीं सकता, संकर हो नहीं सकता। देखो इसमें क्या होगा, जब दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में कोई तीसरा लक्षण उत्पन्न हो जाए या दोनों के बीच का लक्षण उत्पन्न हो जाए तो उसको अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। यहां पर आपको अपूर्ण प्रभाविता भी पढ़ने को मिली। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? जब दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में कोई तीसरा लक्षण यानी दोनों जनकों के मध्य का लक्षण उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। तो इसमें जो आर जीन है वो अपूर्ण प्रभावी को सिद्ध करता है। तो बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। क्या कह रहा है? रुधिर वर्ग ए बी समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है। देखो रुधिर वर्ग जो होता है ना, मनुष्य के अंदर रुधिर वर्ग ए बी समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप प्रभाव दिखाई देता है। प्रभावी, अप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी, सप्रभावी या फिर संपूरक। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देने वाले क्वेश्चन है। आज अभी से यदि प्रिपरेशन करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन की तो एग्जाम, किसी भी प्रकार का एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों याद रखना इसको सह प्रभाविता के नाम से जानते हैं, यानी सह ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से मेंडलीय विकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। निम्न में से मेंडलीय विकार है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, थैलेसीमिया होता है, वर्णांधता होता है या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। मेंडलीय विकार इनमें कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, इसका 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सिस्टिस फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, वर्णांधता, ये सारे के सारे कैसे विकार माने जाते हैं? मेंडलीय विकार माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या है? जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास के साथ में, आज की इस ऑनलाइन क्लास के साथ में जुड़े, सभी विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि मेंडल के बारे में आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मटर के पौधे का चयन किया था, अपने संकरण में केवल एक लक्षण को एक बार में लिया था, वंशावली अभिलेख रखे थे, उपरोक्त सभी। दीजिए करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, अपने संकरण में केवल एक लक्षण को एक बार में लिया, वंशावली अभिलेख रखे थे, उपरोक्त सभी। दीजिए करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इसका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखो मेंडल ने क्या काम किया था, अपने प्रयोग में एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। तो देखो यहां पर 2 नंबर ऑप्शन यही कहना चाहता है। 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका चुनाव किया? तो मटर के पौधे का। अब कोई ये क्वेश्चन कर दे कि मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था? क्या उस समय मटर का ही पौधा पृथ्वी पर या प्राकृतिक रूप से ज्यादा पाया जाता था? नहीं, मटर के पौधे के अंदर क्या था? विपर्यासी लक्षण बहुत अधिक मात्रा में पाए गए थे। 14 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, 14 विपर्यासी लक्षण देखने को मिले थे। अधिक विपर्यासी लक्षण होने के कारण से इसने चयन किया था। वंशावली अभिलेख का मतलब बच्चा यह है कि इसने अपने प्रयोग के दौरान गणित को या सांख्यिकी को काम में लिया था, जो इसकी सफलता का एक बड़ा रहस्य आगे जाकर के सामने आया था। तो यहां पर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अरेखित पेशियां क्या कहलाती हैं? विसरल कहलाती है, चिकनी कहलाती है, अनैच्छिक कहलाती है, उक्त सभी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कक्षा 6-7 से ही हम पढ़ते हैं। पेशियां दो प्रकार की होती है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी। तीसरी पेशी के बारे में हम बात करते हैं, कार्डिक पेशी, जो हृदय में पाई जाती है। ये कह रहा है कि अरेखित पेशियों को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना बच्चों, ये विसरल भी होती हैं, चिकनी भी होती है, अनैच्छिक भी होती है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, पेशी तंतु की संकुचन इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशी तंतु की संकुचन इकाई होती है एच लाइन, सार्कोमियर, एच जोन, उक्त कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दीजिए करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या बैठने वाला है? पेशी तंतु की संकुचन इकाई एच लाइन, सार्कोमियर, एच जोन, नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल याद रखना,
पेशी तंतु की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर को कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। अब देखो हमारे शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है। आप सामान्य विज्ञान की दृष्टि से बात करें या फिर छोटी कक्षाओं की दृष्टि से बात करें तो ये क्वेश्चन कई कई बार आपके सामने आ चुका होगा। मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या, देखो हम जानते हैं कि थोड़ी सी बात करते हैं बोन्स की। यदि मैं बात करूं तो 206 बोन्स पाई जाती हैं। तो बोन्स होती है तो मसल्स की भी हमें संख्या काउंट होनी चाहिए। 639, 256, 421, 400। दीजिए करेक्ट आंसर। कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकाल पाते हैं, देखते हैं हमारे शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। बोन्स तो 206 पाई जाती हैं। और बोन्स से पूछा जाए तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में कमेंट में आपको 2 क्वेश्चन दे दिए गए, नवजात शिशु के शरीर में कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो बच्चों याद रखना, पेशियों की संख्या की यदि बात करें तो हमारे शरीर के अंदर 639 पेशियां पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन जो आपको कलर्ड दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोराकोइड किसका घटक है? कोराकोइड किसका घटक है? मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अग्रपाद, स्केपुला, क्रोटी और श्रोणी मेखला। ये बच्चों कलर्ड इसलिए कि ये क्वेश्चन कल की क्लास का था, ऑनलाइन क्लास का था, कल वाली क्लास का ये क्वेश्चन था। कोराकोइड क्या होता है, किसका घटक होता है? इसमें ऑप्शन रॉन्ग हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का डाउट जो क्लियर करने के लिए मैंने वापस डाला है। कोराकोइड बच्चों क्या होता है, देखो स्केपुला जो होता है ये अपने कंधे की अस्थि होती है। स्केपुला क्या होती है? कंधे की अस्थि होती है। याद रखना, कंधे को निर्मित करने वाली अस्थि होती है। ये जब आकर के स्केपुला जो बोन्स होती है आकर के कंधे में जो जॉइंट बनाती है वहां पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसको कोराकोइड के नाम से जानते हैं। कल इसका अग्रपाद आंसर किया गया था। देखो 2 ऑप्शन, एक इसके 2 ऑप्शन है जो सटीक बैठ रहे हैं यहाँ पर। अग्रपाद भी इसका करेक्ट आंसर है और स्केपुला भी करेक्ट आंसर है। अग्रपाद का मतलब हो गया हाथ की बात करूं मैं, यदि हाथ की बोन्स की बात करूं तो कंधे का निर्माण जो है, कंधे की बात करें तो यहां से हाथ भी निकल रहा है और स्केपुला दोनों ज्वाइंट हो रही है। थोड़ा सा ध्यान करना, मेरी लाइन को सुन करके इमेज करना इस बात के ऊपर, जहां हाथ जो है वो आकर के कंधे के साथ में ज्वाइंट हो रहा है वहां पर पाया जाता है कोराकोइड या कोराकोइड पाया जाता है। तो यहाँ पर स्केपुला दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्केपुला करना है। ऑप्शन में यदि इसके पुला नहीं है तब अग्रपाद करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 20 नंबर क्वेश्चन भी आपका डाउट जो था वो क्लियर हुआ होगा। यानी कोराकोइड कहां पाया जाता है, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार पुनः, जब हाथ आकर के कंधे के साथ में ज्वाइंट बनाता है या संधि बनाता है तो वहां पर पाया जाने वाला गड्ढा जो होता है उसको कोराकोइड के नाम से जानते हैं। एक तरफ तो ह्यूमरस निकल जाती है और ऊपर की तरफ स्केपुला निकल जाती है। स्केपुला बच्चा कंधे का निर्माण करती है और ये ह्यूमरस जो होती है ये भुजा का निर्माण करती है, बाहु का निर्माण करने का काम है करती है। तो इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में फिर मिले आपको टॉप 20 क्वेश्चंस। बताना बच्चा कि 15 से ऊपर कितने कितने बच्चे अब पहुंच रहे हैं, या फिर आपको ये कमेंट में बताना है कि आपका जो क्वेश्चन करने का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार की क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।